हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो विथ हल्का। और कल मैंने एक कहानी डाली थी शहीद का विधवा पार्ट 1। तो आज मैं उसी कहानी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, आप सब ने कहा मुझे इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो मैं वही लेकर आज हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह साहब ने मुझसे कहा कि ठीक है बेटा, वैसे भी अब हमारा इस पूरे जहान में कोई भी नहीं बचा है। इस पूरे क्रियाक्रम को निपटाने के लिए मुझे किसी न किसी की तो जरूरत होगी ही। शायद वो तुम ही हो, इसीलिए भगवान ने आपको हमारे पास में भेजा है। मैंने उनकी बात सुनकर संयमित होकर उन तीनों को एक बार प्रणाम किया और मैं वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पंडित जी का आगमन हुआ तो पता चला कि वो मातृ की शांति के लिए गरुड़ पाठ पढ़ने आए हैं। उन्होंने जो भी जरूरी सामग्री मंगानी, उसमें से अधिकतर चीजें उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने पंडित जी से कहा सभी सामग्रियों की एक लिस्ट तैयार कर दीजिए और मैं वो जाकर ले आता हूँ, कोई चीज छूटने ना पाए। और उन्होंने थोड़ी ही देर में एक लिस्ट मेरी तरफ बढ़ाई और कहा कि आप सबसे पहले आप ये सामान ले आइए ताकि गरुड़ पुराण आज से ही चालू हो सके। पंडित जी की बात सुनकर सिंह साहब बोले कि सामान लेने के लिए आप जरूरी पैसे ऋचा बेटी से ले लीजिए। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि मैं अभी आपसे अपने पास से ही ले आ रही हूँ, बाद में हिसाब कर लूंगी। इतना कहकर मैं बाजार की ओर चल पड़ी। लगभग 20 मिनट के बाद मैं पूरी सामग्री लेकर सिंह साहब के घर पहुंची और सामान को वही बरामदे में रख दिया। 240 रुपए का बिल भी दे दिया, जिसे उन्होंने अपने बिस्तर के सिरहाने के नीचे रख दिया। इन सब के बाद मैंने पंडित जी के कथा अनुसार गरुड़ पुराण की सारी तैयारी कर दी। पंडित जी के आज्ञा अनुसार हम सभी सिंह साहब के साथ बैठकर गरुड़ पुराण सुनने लगे। लगभग 1 घंटे पश्चात कथा का एक अध्याय समाप्त हुआ और पंडित जी ने एक और लिस्ट मुझे सौंप दी। मैंने वो लिस्ट ले ली और बाजार की ओर निकल पड़ी। आधे घंटे के पश्चात मैं उस लिस्ट में लिखी गई सारी सामग्री लेकर आई और मैंने 675 रुपए का बिल सिंह साहब को सौंप दिया। सिंह साहब ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और उनकी पत्नी के वहां पर पहुंचने के बाद वो दोनों बिल देते हुए बोले, ये दोनों के पैसे मिलाकर मुझे दे देवा के। मैंने उनकी बात सुनते हुए कहा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं स्वयं मांग लूंगी। अभी तो मैं आपके घर पर ही हूँ और यहाँ रहते हुए भला मुझे पैसों की क्या जरूरत है। अब रात होने को है तो मैं सिंह साहब और माता जी से आज्ञा लेकर बोलते हुए अपने घर की तरफ चलने लगी। अगर रात में कोई जरूरत हो तो बेझिझक फोन कर दीजिएगा। अगली सुबह मेरी नींद थोड़ी देर से खुली। नींद टूटते ही मेरी नजर सामने टंगी दीवार पर घड़ी पर ठहर गई, जिसमें अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे। मुझे सहसा याद आया, मुझे तो अभी सिंह साहब के यहाँ जाना है। इतना सोचते ही मैंने किचन में जाकर एक कप चाय बनाई और बरामदे में बैठकर पीने लगी। अब धीरे धीरे मैं चाय का मजा लेते हुए पी रही थी और सोचने लगी कि सिंह साहब के यहाँ परसों अंतिम संस्कार के दिन कितनी ज्यादा भीड़ थी, कितने लोग एकत्रित हुए थे और वे सभी लोग अपनी आत्मीयता से सिंह साहब से अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, जैसे कि वो सब घर के ही सदस्य हों। लेकिन कल पूरे दिन एक कुत्ता भी झांकने के लिए नहीं आया था। मीडिया वाले तो ऐसे लग रहे थे कि उनकी रिपोर्टिंग से भगवान का सीना फट जाएगा और भगवान सिंह साहब के पूरे परिवार को दुख एवं कष्ट हर लेंगे। लेकिन अब सभी गायब। इस देश में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, भले ही लोग उनके लिए अपनी जान क्यों ना दे दे। इतना सब सोचने के बाद मैं उठी और बाथरूम की तरफ तैयार होने चल दी। मैं लगभग 7:15 बजे तैयार होकर सिंह साहब के घर पहुंची। मुझे देखकर सिंह साहब ने कहा, आओ बेटा आओ, और अपनी पत्नी से कहा, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ ठाकुर आ गया। मैं उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में सिंह साहब मुझे अपने पुत्र के किस्से सुनाते हुए चले जा रहे थे और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे
अपने पुत्र के बारे में बताते हुए सिंह साहब की आंखें गीली होती जा रही थी। थोड़ी देर में हम घाट पहुंच चुके थे और घाट पर मैंने देखा कि हमसे पहले ही पंडित जी वहां उपस्थित थे। हमारे वहां पहुंचने के बाद वो अस्थि संचयन की क्रिया करवाने लगे। घाट से लौटते हुए हम लोगों ने लगभग दिन के 11 बज चुके थे। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि घर पर 2 व्यक्ति पहले से ही मौजूद हैं। सिंह साहब के घर पहुंचने के बाद वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन लोगों ने साहब से मेरा परिचय करवाया। उन दोनों में जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है वह उनका नाम है ठाकुर राम मनोहर सिंह और जवान व्यक्ति का नाम है बलभद्र, और दोनों उस शहीद के विधवा मतलब ऋचा के पिताजी और भाई थे। उन दोनों का परिचय देकर सिंह साहब ने मेरे बारे में भी उन लोगों को अवगत कराया। थोड़ी देर बाद ऋचा उन लोगों के लिए चाय और बिस्कुट लेकर आ गई तो उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, सिंह साहब आपके घर में छूत लगा हुआ है और हम छूत लगे हुए घर का अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। अब सिंह साहब और ऋचा के लिए असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई थी। ऋचा जी के पिताजी का व्यवहार देखकर मैं अचंभित रह गई कि आज के जमाने में ऐसी दकियानूसी सोच, वो भी अपनी ही बेटी के लिए। लेकिन मैं इनके लिए अभी उनको दोषी भी नहीं मानता हूँ। असल में ये हमारे समाज का ही बुना हुआ एक ताना और बाना है जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। शायद उनकी जगह मेरे पिताजी भी होते तो ऐसा ही व्यवहार करते। ठाकुर साहब का व्यवहार देखकर सिंह साहब भी अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने उनके मुंह से एक भी शब्द न बोला। मामले की गंभीरता को समझते हुए मैंने ठाकुर साहब से बोला कि देखिए, मैं तो इस घर की लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी सिंह साहब से कोई रिश्तेदारी है, तो क्या आप मेरे द्वारा पकाई हुई चाय पी सकते हैं? मेरी बात सुनकर उनके व्यवहार में कुछ नरमी आई और उन्होंने कहा, ठीक है, बोलकर मेरी बात का समर्थन किया। ठाकुर साहब की बात सुनकर ऋचा जी की तरफ मुड़े और उनसे रसोई घर में बारे में पूछा। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं अब ऋचा जी के पीछे पीछे रसोई की ओर जा रही थी। तभी मेरी नजर उनकी सास के ऊपर पड़ी, जो कोने में बैठकर अपने पुत्र के बचपन के कपड़ों को सीने से लगाए रो रही थी। ये दृश्य देखकर मेरा हृदय कांप उठा। मैंने अब ऐसे क्रांतिकारी विचार उठने लगे जिससे मुझे वो मंत्री, मीडिया जगत के लोग एवं सारे वो लोग जो अंत्येष्टि में आए हुए थे, सबकी हत्या करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। मैं धीरे से उनके पास गई और पैरों के पास बैठकर उनको प्रणाम किया, परंतु अपने आंसू को पोंछते हुए मुझसे बोली कि अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? अपने पैर पीछे खींचने लगी। मैंने उनके पैरों को पकड़कर कहा, उस माँ के चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ जिसने इस देश की रक्षा के लिए अपने इकलौते बेटे के रूप को न्यौछावर कर दिया है। अच्छा माँ जी, आपके पुत्र ने कभी आपको रोते हुए देखा था? मेरा सवाल सुनकर माँ जी ने अपना जवाब नहीं में सिर हिला दिया। तब मैंने कहा कि माँ बाप के जीवित रहते उनके पुत्र की मृत्यु से बड़ा कोई दुख इस दुनिया में नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग ऐसे रोकर अपने पुत्र की आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने नहीं दोगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनती हुई माँ जी ने आंसू पोंछते हुए मुझसे कहा, मैं रसोई की तरफ क्यों जा रही हूँ? उनके सवाल के जवाब में मैंने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस घटना के पश्चात अब मैं रसोई में पहुंच चुकी थी और चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी मैंने देखा मुझे मेरे कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। मैंने पलटकर देखा तो ऋचा अपने आप से खुद ही कुछ बोले जा रही थी और आंखों को पोंछते जा रही थी। मैंने सोचा कि जिसका पुत्र और जिसके पति का अभी अभी निधन हुआ हो, वो भला कैसे संयम रख सकता। तब भी मैंने उसकी बातों एवं सिसकियों को अनसुना करते हुए पूछा कि शक्कर और चाय पत्ती कहाँ है? ऋचा जी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए 2 डिब्बे लाकर मेरे सामने रख दिए और अपनी नजरें नीचे करके मुझे धन्यवाद देने लगी। मैंने बात बदलते हुए उनके पिताजी के बारे में पूछा कि उनका ऐसा ही स्वभाव है क्या? मेरे सवाल पर उन्होंने अपनी मौन सहमति दी और बोली कि
और रोहित मतलब मेरे पति कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और हम दोनों के बीच कब प्यार हो गया पता नहीं चला। मेरे माता पिता इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं थे, लेकिन रोहित के सेना के अफसर बनने के बाद वे लोग भी मान गए और 2 महीने पहले हमारी शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन ही रोहित की छुट्टियां खत्म हो गई और वो वापस चले गए। मैं शादी के बाद उनको ढंग से देख भी नहीं पाई थी। इतना बोलते ही वह रोने लगी। मैंने ऋचा जी को 1 कप चाय देते हुए कहा, विधि के विधान को आगे हम सभी को नतमस्तक होना पड़ता है और उसे कोई बदल नहीं सकता। इतना बोलते हुए मैंने उससे चाय ले जाने के लिए ट्रे मांगा और चाय लेकर बाहर आ गई। मैं चाय की ट्रे टेबल पर एक तरफ रख दी और 1 कप चाय सिंह साहब के पास लेकर जाकर रख दी। सभी के चाय पीने के बाद मैंने ऋचा के पिताजी से कहा कि आप लोग मेरे घर चलिए, आप लोग की रुकने की व्यवस्था मैं वहीं कर देती हूँ। मेरी बात सुनकर ठाकुर साहब और उनका पुत्र तुरंत बैग लेकर तैयार हो गए। मैंने मन ही मन सोचा कि ठाकुर साहब कैसे पिता है जो अभी तक अपनी बेटी से मिलकर उसे दिलासा भी नहीं दे सके और यह उचित भी नहीं समझा। और इतना सोचते हुए उनका बैग उठाकर अपने घर की तरफ पैदल चलने लगी। वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। घर पहुंचकर मैंने उनके लिए बिस्तर लगा दिया। बाथरूम वगैरह दिखाकर वापस निकल ही रही थी कि उन्होंने मुझे पुकारा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस कहानी के आगे की भी पार्ट इसी तरह रोज रोज लाती रहूंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।